नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की। इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी जरूर हुई। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। ऐसे में इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है, जबकि कॉरपोरेट सरचार्ज 12 से घटाकर 7% करके कॉरपोरेट को जरूर राहत दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनाए जाएंगे। खेती, कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी। जल्द ही देश में 5G सेवा शुरू होगी। ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी लक्ष्य रखा है। वहीं डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा देश में 5 बड़ी नदियों को भी आपस में जोड़ने की वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो एक नजर इस पर भी कि क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या कुछ महंगा हुआ। खेती का सामान सस्ता होगा, यह ऐलान कर दिया गया। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, इस बात का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया। मोबाइल सस्ते होंगे, चार्जर सस्ते होंगे। कपड़े का सामान सस्ता होगा, चमड़े का सामान भी सस्ता किया जाएगा। इस बात का ऐलान भी बजट में कर दिया गया। किसानों को राहत, खेती का सामान सस्ता होगा। विदेश से आने वाली मशीनें यानी अब तकनीक को इंपोर्ट करना आसान होगा, सस्ता होगा। Implementation of the Kane-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. Due to the pandemic-induced closure of schools, our children, particularly in the rural areas and those from scheduled castes and scheduled tribes and other weaker sections, have lost almost 2 years of formal education. Mostly, these are children in government schools. We recognize the need to impart supplementary teaching and to build a resilient mechanism for education delivery. For this purpose, One Class, One TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels for delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains. A scheme in PPP mode will be launched. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti Master Plan, National Master Plan. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. आम बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश को केन-बेतवा लिंक के लिए भी काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के विस्तार की घोषणा भी की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड को होगा, जिसमें एमपी और यूपी के 13 जिले शामिल हैं। एमपी के 9 जिले
पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल हैं, जबकि यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी और एमपी में फैला हुआ है। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की मदद से बुंदेलखंड में सिंचाई, पीने के पानी की कमी दूर हो सकेगी। मार्च 2021 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना का एग्रीमेंट साइन हुआ था। और एक नजर ये भी जान लीजिए क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना। दरअसल सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना पहला प्रोजेक्ट है। केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। 9 नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। एक टनल भी बनाई जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, एमपी और यूपी सरकारों के बीच इसे लेकर एग्रीमेंट हुआ है। मार्च 2021 में इस परियोजना का एग्रीमेंट साइन हुआ था और 1400 करोड़ रुपए इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोजेक्ट के लिए दे दिए। तो आज देश का आम बजट जारी हुआ और इस आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार जताया। उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया। बजट में एमपी को दी गई सौगात के लिए भी मुख्यमंत्री ने आभार जताया। सीएम ने कहा कि बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के नए दरवाजे खोल दिए गए हैं। केन बेतवा परियोजना के क्रियान्वयन की राह अब और सशक्त हो गई है। फरवरी में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए करीब 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लिए कई घोषणाएं की। उन घोषणाओं पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इसे सभी वर्गों के लिए संतुलित बजट बताया, तो किसी ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बजट का लाइव प्रसारण टीवी पर देखा। सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दूरदर्शी पीएम के नेतृत्व वाली सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदल जाएगी। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बजट आया है, जिसमें अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया और टेक्नोलॉजी को लेकर ध्यान दिया गया। तीसरी लहर के बावजूद सभी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो किया है वो सभी के हितों को ध्यान में रखकर ही किया है। बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए और वर्तमान की जो परिस्थितियां चल रही है, जो पहली लहर कोरोना की, दूसरी लहर और ये तीसरी लहर चल रही है, मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद, इतना संकट होने के बावजूद जो बजट प्रस्तुत किया है वो बहुत ही जनोपयोगी बजट है। यह रोजगार से संबंधित बजट है, ये विकास के लिए बजट है और ये आम गरीब लोगों के लिए बजट है। उन्होंने बहुत गंभीरता से और सारी बातों का अध्ययन करने के बाद ये बजट प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने सारे देश में सारे राज्यों की चिंता की है। और अब कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बयान सामने आया। कमलनाथ का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान, उनका यह भी कहना है कि बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं है, बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में बेरोजगारी कम करने के लिए भी कुछ नहीं है।
में बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है, बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को इससे लाभ होगा। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो भटक रहा है, छोड़ दो, वो उसके चेहरे में। और अब इस बजट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना, आपको वो भी सुनाते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केंद्रीय बजट दिशाहीन बजट है। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया बजट पर, दिशाहीन बजट, इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला, न युवाओं को कुछ मिला, न महिलाओं को, न किसानों को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को पूरी तरह से दिशाहीन कहा है। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों को आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। चलिए एक और प्रतिक्रिया सुनाते हैं। आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पूर्व सीएम ने तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट गरीबों के लिए बेहतर साबित होगा। 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की संभावना इस बजट में दिखाई देती है। रमन सिंह के मुताबिक पीएम आवास की महत्वाकांक्षी योजना में 48,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कुप्रबंधन के चलते यहाँ की जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्यों को लोन लेने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए 50 साल के लिए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। इसे लेकर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। 60 लाख युवकों को रोजगार देने के लिए इस बजट में संभावना इससे बनती है। 80 लाख आवास हेतु 48,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 48,000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखने के बाद भी ये हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का दुर्भाग्य है कि सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों की वजह से हम जो आवास के लिए, शहरी और गरीबी आवास के लिए जो मैचिंग ग्रांट देते हैं, उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस बजट में राज्यों को लोन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया 50 साल तक बिना ब्याज के। दुर्भाग्य ये है कि इसमें भी इस लोन को लेने वालों के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय करना जरूरी होगा, यानी गोबर वोबर खरीदने के लिए नहीं देंगे। आम बजट में प्रस्तावित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल करेंसी रियल और वर्चुअल रियल एस्टेट में नए युग की शुरुआत करेगी। ये कहना है अर्बन रिसर्चर मनोज मीक का। मनोज मीक ने कहा कि जिस तेजी से क्रिप्टो रिच यूथ आभासी रियल एस्टेट में निवेश कर भारी लाभ कमा रहा है, उसका रुझान वास्तविक रियल एस्टेट की ओर भी बढ़ेगा। फिनटेक का इस प्रकार का इस्तेमाल रियल एस्टेट सहित पूरी अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। हमें साहस और सतर्कता के साथ इस नए दौर में प्रवेश करना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव है सरकार का। उसको देखते हुए आने वाले समय में रियल और वर्चुअल दोनों वर्ल्ड में रियल एस्टेट की जो खरीद फरोख्त हो रही है, खास करके वर्चुअल रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी से खरीद देखी जा रही है। जो नियो रिच हैं, क्रिप्टो रिच यूथ हैं हमारे यहाँ पूरे दुनिया में, वो बहुत तेज़ी से वर्चुअल रियल एस्टेट खरीद रहा है। अब ये कुछ नियम आ जाने से मुझे लगता है कि वास्तविक रियल एस्टेट की तरफ भी उनका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि वो इस दरमियान काफ़ी पैसा कमा चुके होंगे और वास्तविक दुनिया की ओर भी जाना चाहेंगे। हमें ये देखना होगा कि ये फिनटेक बेस्ड जो चेंज हो रहे हैं हमारे देश में, इनका हम कितने साहस और सतर्कता से मुकाबला करते हैं। चुनाव के दौरान होने वाले डोर टू डोर कैंपेन का नज़ारा मध्य प्रदेश में 1.5 साल पहले ही दिखाई देने लगा है। कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं बीजेपी भी बूथ विस्तार कार्यक्रम में लगी हुई है। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि कांग्रेस गांधी का घर है, जबकि गोडसे का घर बीजेपी है।
कांग्रेस के मिशन 2023 का आगाज, घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत। देवास से कमलनाथ ने कैंपेन को दी हरी झंडी, बीजेपी से महामुकाबले की घड़ी। 1 फरवरी यानी मंगलवार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत कर दी। देवास में कमलनाथ ने पहले मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा माता की पूजा अर्चना की, फिर पार्टी के नए कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस को एक घर बताया, इस घर की संस्कृति की बात की, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। घर चलो घर घर चलो जी। और बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस में, वो उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जिस घर की संस्कृति है, कांग्रेस का घर है। और आज मैंने प्रार्थना करी है और आशीर्वाद मांगा है कि मध्य प्रदेश सही पटरी पर लाएं, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारे पीड़ित किसान के चेहरों में फिर से मुस्कुराहट हो। कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान पार्टी सदस्यता पर भी जोर देगी, साथ ही लोगों को पार्टी की उपलब्धियों से रूबरू भी करवाएगी। वैसे इसका मूड कैसा रहेगा, इसकी एक झलक कमलनाथ ने यह कहकर दे दी है कि कांग्रेस गांधी का घर है और बीजेपी गोडसे का। नहीं, मैं समझता हूँ इस तरह की भाषा का उपयोग किसी को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी विचारधारा पर गांधी जी का जो योगदान है उसको भारतीय जनता पार्टी मानती है, और इस तरह की बात मैं समझता हूँ नहीं कहना चाहिए। घर चलो अभियान की शुरुआत काफी जोरदार दिख रही है, लेकिन क्या पार्टी अपने मिशन को पूरा कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी भी बूथ विस्तार कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में जमीन पर महामुकाबले जैसी स्थिति भी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, ये तो बात रही एमपी की। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के लिए गोवा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने महालासा मंदिर में देवी नारायणी की पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेश के सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डोबोलिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मोविन गौडिन्हो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कौटलिम विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी नारायण नायक के समर्थन में भी एक सभा की। इस दौरान उन्होंने गोवा के शब्द के मायने के साथ साथ गोवा की खासियतों को भी गिनाया। गोवा को अनुपम सुंदरता का वरदान है। विशाल समंदर गोवा की पहचान है। गोवा अनंत संभावनाओं की खान है। गोवा वासियों, मेरा आपको सत सत प्रणाम है। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अद्भुत है अपना गोवा, दुनिया भर की संस्कृतियों को समेटे हुए सबको अपने दिल में स्थान देता है। दुनिया में कोई कहीं से आए, जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है, वैसे गोवा सबको आत्मसात कर लेता है। मैं सोच रहा था कि गोवा के बारे में विचार करते करते गोवा का मतलब क्या है, तो आज गोवा देख के गोवा का मतलब भी समझाना चाहता हूं। जी मतलब ग्लोरियस। क्या गोवा है? अद्भुत है, दुनिया भर की संस्कृतियों को समेटे हुए सबको अपने दिल में स्थान देता है। दुनिया में कोई कहीं से आए, जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है, वैसे गोवा सबको आत्मसात कर लेता है। ओ से मतलब है आउटस्टैंडिंग। गोवा का कोई जवाब नहीं है। अद्भुत प्रतिभा है यहाँ के लोगों में, अद्भुत प्रतिभा। प्रतिभा के धनी है, स्मार्ट है, जागरूक है। 100% वैक्सीनेशन इसका प्रमाण है, और इसलिए भी गोवा वासियों को प्रणाम करता हूं। और ऐसे आसाम, गोवा देश के सबसे सुंदर शानदार राज्यों में से एक है। अपने अद्भुत गोवा को, और गोवा में भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट, दावोली फर्स्ट, फर्स्ट में भी फर्स्ट। और स्वामी विवेकानंद जो कहते थे
कि तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। मैं नरेंद्र मोदी जी में देखता हूं वो ईश्वर के अंश है और अनंत शक्तियों के भंडार है। मैं जब पहले विदेश जाता था, तब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जब हम कहते थे इंडिया से आए हैं, तो लोग मुंह फेर लेते थे। मान नहीं था, सम्मान नहीं था, स्वाभिमान की दृष्टि से नहीं देखते थे। और भारत की चर्चा होती थी तो करप्शन के मामले में भारत की चर्चा होती थी। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं दुनिया के जिस भी देश में गया तो चारों तरफ से एक ही आवाज आती थी, मोदी 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 मोदी। चलिए, गोवा की इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।